बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया, धक्के मुक्के घसीट कर उन्हें गाड़ी में डाला गया, ड्रिल मशीन के साथ उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। पीटीआई और इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, मुनिस इलाही ने यह ऐलान कर दिया। और फिर इमरान खान के दो बड़े साथी गिरफ्तार सेफ हाउस में मुंतकिल कर दिए गए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की लड़ाई वीडियो वायरल हो गई। ऑडियो किसने रिकॉर्ड की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुकूमत से चुभते हुए सवालात पूछ लिए। क्या इन सवालों का जवाब आएगा जिसे ऑडियो लीक्स कमीशन ने नजरअंदाज कर दिया? इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर कौमी सलामती कमेटी का कल अहम इजलास बुला लिया गया। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं? और शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम भिजवाया। और पंजाब में किंग्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट क्या तैयारी कर रही है? जो तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान में इंतहाई अहम गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन हालात में गिरफ्तार किया गया, यकीनन एक इंतकामी कार्रवाई और एक नैरेटिव डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर और फिर प्रेशर भी बिल्डअप किया जाएगा। देखना ही होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं होती। राय साहब, तफसीलात ये हैं कि ज़हूर पैलेस में वो मौजूद थे जब वो बाहर निकले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भी इतलात है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसको खुलवाने की भरपूर कोशिश की गई और ये भी बताया जा रहा है कि ड्रिल्स के साथ शीशे को जो है वो तोड़ा गया किसी नोकीली चीज़ के साथ। ये भी रिपोर्ट हुआ और जब दरवाज़ा खुलता है तो बताने वाले बताते हैं कि अंदर से परवेज इलाही साहब जो है बरामद हुए, जिसके बाद उन्हें एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, ख़ानदान के लोग मौजूद थे, ख़वातीन उस गाड़ी में मौजूद थी, राशिद इलाही साहब उनके बेटे वो भी मौजूद थे। लेकिन परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 रोज से ये नाका लगा कर रखा हुआ था ज़हूर इलाही रोड के ऊपर। राज साहब, ये तो एक डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसका जो सियासत के साथ ताल्लुक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। परवेज इलाही साहब यकीनन शाह महमूद कुरैशी के होते हुए वो समझते हैं कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ड्राइविंग सीट पे वो बैठे, तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि जानशीन शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने सियासत की, चौधरी शुजात साहब के पास वापस जाएंगे, क्या होगा? या फिर कहीं और इनको कहा गया है कि आपको भेज दिया जाएगा? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राय साहब के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस डी ब्रीफिंग हो जाएगी इनकी भी कुछ रोज के लिए? और मुनिस इलाही साहब ने तो कह दिया है कि हम पहले दिन से खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे और खड़े रहना ही हमारे लिए बेहतर है। और जो झूठे मुकदमात जो हैं मेरे वालिद के ऊपर बनाए गए, इंतकाम लिया जा रहा है। आपको भी ऐसे लगता है राय साहब, मनवाने के लिए? क्योंकि जो लोग मान जाते हैं ना तो वो इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो बाहर भी आ रहे हैं, वो नए नए ग्रुप्स बना रहे हैं, उनको पकड़ा भी नहीं जाता, उनके ऊपर केसेस भी खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको इसकी रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ। इब्रारुल हक साहब का नाम ईसीएल में नहीं डला, लेकिन जो मीडिया पर तस्वीरें चल रही हैं उनका नाम जरूर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आंसू भी बहाए। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है राय साहब। हाशिम साहब, जीएचक्यू और एक आला जनरल के मुतल्लिक एक अहम खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले एक और अहम पॉइंट जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि इमरान खान साहब का अब नाम नहीं लिया जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने ये कहा कि अब हुकूमत ने इस किस्म की पाबंदियां लगा दी हैं चैनल्स के ऊपर कि इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया जाएगा। तो अब फिर हम ये कहा करेंगे, नहीं आप कहें ना, अब हम फिर ये कहा करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा के शोरे नामदार, हम ये कहा करेंगे कि एक ऐसा लीडर जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल लीडर है,
या एक ऐसा लीडर जिसने जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट को तारीख में पहली मर्तबा कासिम के पीछे अब्बू। धकेला, कासिम के वालिद या रेहाम खान के साबका शोर या जुमैमा खान के साबका शोर। तो आपको पता है कि जब सप्रेशन होती है, जब बदतरीन जबर होता है, तो उसके अंदर सबसे जबरदस्त तख्लीकी आर्ट जो है वो वजूद में आता है। ये साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब मार्शल लगा हुआ था, तो फैज जब अहमद फैज, बिल्कुल। जब अखबारात के दफातर पर छापे मारे जाते थे और ये कहा जाता था कि ये खबर आपने नहीं शाया करनी, तो 2-3 मरतबा तो ये हुआ कि उस खबर को अमेंड करवाया गया कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक खबर लगाएं। लेकिन अखबारात ने उस वक्त क्या किया कि अगले दिन जो खबर अमेंड कराने की कोशिश की जाती थी, वहां पे वो खाली ब्लैंक छोड़ देते थे और उसको आप ये कह लें कि स्याह मार्कर से उस जगह को काला कर दिया जाता था। तो उससे लोगों को अंदाजा हो जाता था कि इसमें जरूर उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ भी कोई खबर होगी जिसको काला करवा दिया गया है और निकाल दिया गया है। तो जो सप्रेशन होती है उसके अंदर बेहतरीन अदब तख्लीक होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का नाम नहीं लेना, लोग इस्तारों में, इशारों में, कनायों में उनका नाम लेंगे। अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले जो कि इमरान खान साहब का एक खिताब था, तो उस खिताब को देखने वालों की तादाद ऑनलाइन, सिर्फ मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, 9 मिलियन से ज्यादा थी हाशमी साहब, 90 लाख लोगों से ज्यादा। अच्छा, अब क्विकली चीफ जस्टिस साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतालिक भी मैं कमेंट कर देता हूं। और इस बहुत ही जी जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस उस वीडियो में आपने देख लिया ना कि एक दराड़, राय साहब आपके कमेंट से पहले मैं जरूर निशानदेही कर दूं कि पहले हम सिर्फ बातें सुनते थे कि अटॉर्नी जनरल को रोक लिया और कहा कि कौन होते हैं और ऐसी बातें, लेकिन अब तो विजुअल्स बता रहे हैं कि लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है। जी हाशमी साहब, ये एक तकरीब की फुटेज है। चीफ जस्टिस साहब इस तकरीब में दाखिल होते हैं। जस्टिस फायज ईसा एक और शख्सियत के साथ वहां मौजूद हैं। अब ये वही जस्टिस फायज ईसा हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में जाकर आसिफ अली जरदारी के पहलू में बैठकर और शहबाज शरीफ के पहलू में बैठकर ये एक तरह से ऐलान कर दिया था कि अब मुझे पीडीएम का नुमाइंदा और पीडीएम का तर्जुमान ही समझा जाए और अब मैं इनके खिलाफ जो भी मेरे पास केस आएगा मैं उसमें फैसला करने की सलाहियत नहीं रखूंगा। अब हाशमी साहब, आप अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस साहब वहां मौजूद जस्टिस फायज ईसा के साथ जो शख्सियत थी उसके साथ खुद मिले, खुद मुसाफा किया और जस्टिस फायज ईसा ने जैसे ही देखा कि अब चीफ जस्टिस साहब यहां पर आ गए हैं तो उन्होंने बड़ी हकारत से दूसरी जानिब मुंह मोड़ लिया। यदि ये तो हाशमी साहब कोई दुश्मन भी आपके साथ सलाम कर रहा हो तो आप दुश्मन के सलाम का भी जवाब दे देते, एक कर्टेसी होती है। तो उन्होंने हकारत से दूसरी जानिब मुंह मोड़ लिया। इससे तो यह साबित हो गया कि इस वक्त मेंटली, आसाबी तौर पर, ज़हनी तौर पर जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बनने के लिए फिट नहीं है। वो इसलिए कि अगर आपकी जाती रंजिश का यह अहवाल है तो इसका मतलब यह है कि आप इतने मेंटली कमजोर हैं कि आपकी जाती रंजिशें आपके फैसलों पर हावी आएंगी। आपके फैसलों में आपकी जाती रंजिश का उनसर सामने आएगा। आपके जब फैसले आएंगे तो तहरीके इंसाफ से भी जो आपकी रंजिश है उसका उनसर भी नजर आएगा। तो अमली तौर पर उन्होंने एक तो पहले पार्लियामेंट में जाकर उन लोगों को जिनको अदालतों से सजाएं सुनाई गई थी उनके साथ बैठकर जब उन्होंने वो मेकअप किया, अपने कपड़े बदले, रूप बदला, भेष बदला, तो अमली तौर पर उन्होंने उस वक्त भी अपने आप को चीफ जस्टिस के लिए जो एक आप एलिजिबल होते हैं तो उन्होंने साबित कर दिया था कि मैं चीफ जस्टिस बनने के लिए आयल नहीं हूं। और अब तो ये जो वीडियो है इस पर तो आप ये कह लें कि चीफ जस्टिस के जो नाकिद हैं वो भी चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन बहरहाल अब हाशमी साहब बात करते हैं चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की। चौधरी परवेज इलाही के ऊपर अगर कोई करप्शन का इल्जाम था तो चौधरी परवेज इलाही पिछले 4 साल में गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हाशमी साहब? पिछले 1 साल में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी थी या इससे पहले जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और चौधरी परवेज इलाही को शहबाज शरीफ मिन्नतें कर रहे थे कि आप नून लीग के वज़ीर आला बन जाएं। आसिफ अली जरदारी 3 दिन जाकर चौधरी परवेज इलाही के घर बैठे रहे, उनके पैर पकड़ लिए कि आप नून लीग की जानिब से और पीडीएम की जानिब से वज़ीर आला बन जाएं। तो अगर चौधरी परवेज इलाही इतने करप्ट थे, यानी करप्शन का फैसला तो चले अदालतों ने करना है, लेकिन अगर इतने करप्ट थे
कि उनकी गाड़ी के शीशे ड्रिल्स मारकर तोड़ने हैं दहशतगर्दों की तरह। अगर वो इतने करप्ट थे तो उस वक्त आप इनको वज़ीर आला क्यों बना रहे थे? अब इशू सिर्फ ये है कि चौधरी परवेज लाई ने अब तक अनाउंस क्यों नहीं किया कि वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। सिर्फ ये इशू है कि चौधरी परवेज लाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है। आप ये देख लें कि इससे पहले भी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ ये कहा जाता है कि GHQ पर जिन्होंने एहतजाज किया, कोर कमांडर हाउस पर जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, उनके लिए कोई माफी नहीं है, इन्होंने कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। यही अल्फाज हैं शहबाज शरीफ के पार्लियामेंट के फ्लोर पर, यही अल्फाज हैं। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसका कौमी सलामती से खिलवाड़ का जो जुर्म है वो खत्म हो जाता है, वो एक लम्हे में मुहिब्बे वतन बन जाता है, उसका नाम भी ECL से निकल जाता है, वो बैरूने मुल्क ट्रैवल करके कॉन्सर्ट भी कर सकता है। तो ये फिर कैसा कौमी सलामती का मयार है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान साहब को छोड़ें, उसके बाद आपने अगर GHQ के अंदर और लाहौर के कोर कमांडर हाउस के अंदर अगर इन इल्जामात के मुताबिक जलाओ घेराव किया तो तब भी आपकी जान छूट जाएगी। तो चौधरी परवेज लाई से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना मकसूद है। लेकिन मैं मोनिस लाई का ट्वीट पढ़ रहा था, अगरचे वो पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे वालिद चौधरी परवेज लाई जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। राय साहब, एक और भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई। मैं इसलिए ज़बरदस्त कह रहा हूँ कि इससे पहले हम ये सवाल पूछते रहे कि आपने ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर तहकीकाती कमीशन तो बना दिया, गो के एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है, इसकी कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं होती। कल को हुकूमत वक्त इसे पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हमने माजी में बहुत सारे बनते हुए देखे, कमीशंस बनते हुए देखे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला, ब्रॉडशीट जुडिशल कमीशन, और इसके अलावा मॉडल टाउन का, और कई बने। इनको आप ये नहीं कह सकते कि इनकी कोई हैसियत थी, क्योंकि एक आईनी और कानूनी तौर पे इनको, अगर इवन के सिटिंग जज भी बैठकर उस पर काम कर रहा हो तो वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वो सवाल जो तहकीकाती कमीशन से पूछा जाना चाहिए था, या उन्हें पूछना चाहिए था कि जनाब इन ऑडियोज का सोर्स कौन सा है और कौन इसे रिकॉर्ड करता है, ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया। और बाबर सत्तार जो हैं, ये उनकी तरफ से ये सवालात जो हैं वो किए गए। अच्छा, अब इसमें जो सवाल रखे गए हैं इंतहाई अहम हैं और ये आई ओपनर है। इसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया, क्यों किया मुझे ये समझ नहीं आती। लिहाजा हमें आगे बढ़कर इन सवालात की तरफ जाना चाहिए। अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो कौन सी अथॉरिटी एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है, ये बुनियादी पहला सवाल था। बताया जाए कि आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की क्या इजाजत देता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुतालिक क्या सेफगार्ड्स मौजूद हैं। अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। बताएं कि क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है, क्या रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं या नहीं देते। मैं आपके जवाब पर जाने से पहले राज साहब, हमें याद रखना चाहिए एक ऑडियो इसमें परवेज लाई साहब की भी है और वो अपने वकील से बात करते हैं, फिर एक जज के हवाले से भी एक बात, मुजाहिर नकवी साहब के हवाले से भी एक ऑडियो मौजूद है, फिर एक सहाफ़ी की सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस बेंच के सामने, यानी जो कयूम सदीकी है उसकी ऑडियो वो भी सामने आई, जिसको उन्होंने बाद में कहा कि जनाब ये मेरी ऑडियो है। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की और एक वकील की अहलिया के दरमियान गुफ्तगू है। फिर साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो है। आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला तो उस दिन से शुरू होना चाहिए जब जस्टिस कयूम की ऑडियो सामने आई, जब इमरान खान की ऑडियो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं करता रहा हूं, उस पर भी बात होनी चाहिए। मरीम नवाज की ऑडियो सामने आई, उस पर भी बात होनी चाहिए। कौन रिकॉर्ड करता रहा मरीम नवाज की गाड़ी में से ऑडियोज निकलती रही जिसमें वो मीडिया मैनेजमेंट की बातें कर रही हैं। शहबाज शरीफ की ऑडियोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर आई। तो ये लोग हैं कौन, ये बुनियादी सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। राय साहब, हाशमी साहब एक ऑडियो लीक पर बात करते हैं, लेकिन पहले जो खदीजा शाह के मुतल्लिक एक अहम खबर आई है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। यानी PTI की जो लीडर खदीजा शाह, जो कि साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, इनके ऊपर यह इल्ज़ाम था कि ये कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज में मुलविस थे। उसके बाद पहली मरतबा इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उस वक्त इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
फिर जहांगीर तरीन की जो सिस्टर हैं उनके घर पर छापा मारा गया, ये वहां मौजूद थी लेकिन वहां से भी निकल गई। बहरहाल उन्होंने रजाकाराना तौर पर बाद में गिरफ्तारी दी और उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई जिसमें वो ये कह रही थी कि मैंने नामुनासिब जो ट्वीट्स थे वो तो डिलीट कर दिए और मैं किसी भी तरह तोड़ फोड़ में और जलाओ घेराव में मुलविस नहीं थी। अब हाशमी साहब, आज उनके मुतल्लिक जो खबर आई है वो इस कॉन्टेक्स्ट में आई है कि एक तरफ तो ये तस्दीक की गई कि खदीजा शाह की जेल में तबीयत खराब थी और फिर जेल के अंदर जो एक मेडिकल टेस्ट होता है उसकी कॉपी उनके अहले खाना को फराहम नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर की गई थी लेकिन उसके बावजूद ना तो उनकी फैमिली को खदीजा शाह से मिलने की इजाज़त दी गई और फिर शहबाज गिल ने भी बड़े मानीखेज किस्म के ट्वीट्स कर दिए जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मरियम नवाज का खदीजा शाह से मोहब्बत से नफरत तक का सफ़र, और यास्मीन राशिद साहिबा ने यह कहा कि 7 खवातीन ऐसी हैं जिनकी शिनाख्ती परेड मुकम्मल नहीं की गई और एलिजेडली मुबैना तौर पर कुछ खवातीन के साथ बदसलूकी की गई। तहरीक इंसाफ ने तो ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि एलिजेडली उनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। तो अब 7 दिन का जो शिनाख्त परेड का एक अमल था, शिनाख्ती परेड का अमल, वो 7 दिन तो गुजर गए लेकिन उसके बावजूद खदीजा शाह को अदालत में दोबारा पेश नहीं किया गया। अब उसके बाद उनके वालिद ने और उनके शोहर ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी थी कि खदीजा शाह से मिलने की भी इजाज़त दी जाए, उनका जो मेडिकल है वो भी हमें यानी फराम किया जाए। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है और पुलिस पर बरहमी का इजहार भी किया है कि कल खदीजा शाह को हर सूरत में पेश करें अदालत के अंदर, क्योंकि अगर 7 रोज़ का उनका शनाख्ती परेड का दौरानिया ख़त्म हो गया तो फिर अगला जिस्मानी रिमांड कैसे शुरू हो सकता है बगैर अदालत में पेश किए हुए। यानी आज खुद पुलिस तो अगला जिस्मानी रिमांड नहीं शुरू कर सकती। क्विकली मैं इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी एक खबर शेयर कर दूं क्योंकि ये भी बड़ी तशवीशनाक खबर है और अब इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि इमरान रियाज खान साहब की कुल लोकेशन जो है वो कोई अफगानिस्तान की है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की जब समाअत हुई है तो उस दौरान अफगानिस्तान के कुछ नंबर्स का जिक्र किया गया। 2 फुटेजेस हैं हाशमी साहब। एक फुटेज वो जिसमें इमरान रियाज खान साहब जेल से बाहर निकले और उसके बाद कुछ लोग उनको अपने साथ लेकर चले गए। एक फुटेज में एक शख्स की निशानदेही भी हुई, एक गाड़ी भी नजर आ गई। दूसरी जो फुटेज है, पंजाब पुलिस ने यह मौकफ अपनाया था कि हमें मतलूब नहीं थे इमरान रियाज खान, लेकिन दूसरी फुटेज उनके घर पर आधी रात को छापे की, उनका घर की दीवारें और उनका गेट फलांगने की फुटेज भी आ गई है। अब हाशमी साहब, पंजाब पुलिस ने जो अपनी हसास रिपोर्ट जमा कराई है वहां पे, उसमें यह कहा कि इमरान रियाज ना तो किसी सिविल एजेंसी के पास है, ना किसी पुलिस डिपार्टमेंट के पास हैं और ना ही किसी अस्करी एजेंसी के पास हैं। मुमकिना तौर पर हो सकता है कि वो अफगानिस्तान चले गए हों और अफगानिस्तान के कुछ मोबाइल नंबर्स के मुतल्लिक भी बात की गई और फिर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में इस मामले की समाअत होगी। यानी एक और घिनौना ड्रामा ताकि ये एक मिस्ट्री बन जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान रियाज खुद ही अफगानिस्तान चले गए। आप अंदाजा कर लें कि किस किस्म की अंधेर नगरी है। 21 दिन हो गए हैं उनके अगवा को, लेकिन अब तक हर रोज एक नया मौकफ जो है वो सामने आ जाता है। समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक भी क्विकली मैं खबर शेयर कर दूं। समी इब्राहिम को जब इस्लामाबाद से अगवा किया गया था तो इनकी आखिरी लोकेशन आई थी जुडिशल कॉलोनी में। एक तो इस्लामाबाद में जजेस कॉलोनी है, एक जुडिशल कॉलोनी है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर। कुछ 4 दिन के बाद उनकी बाजियाबी हुई है, लेकिन इसके अंदर अब खबर यह आई है कि यह बाजियाबी भी अमरीकी सफारत खाने की मदाखलत पर हुई। अमरीकी सफारत खाने ने दबाव डाला क्योंकि समी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक ये क्लेम किया गया कि वो अमरीकी नेशनल भी हैं। तो अमरीकी सफारत खाने के दबाव पर फिर समी इब्राहिम की जान बख्शी हुई और वो वापस आए हैं। तो इस वक्त इस किस्म के हालात हैं और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अब वो ऑडियो लीक वाले मामले पर मैं क्विकली एक अहम खबर शेयर करता हूँ। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने अमली तौर पर सरेंडर किया है, ये हाशमी साहब आपकी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसकी प्रोसीडिंग शुरू करने का अख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास होता है। चीफ जस्टिस इसके मेंबर हैं, जस्टिस फाइज ईसा इसके मेंबर हैं, जस्टिस तारिक इसके मेंबर हैं। ये 3 जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट से वो इसके मेंबर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके मेंबर हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके मुतल्लिक एक मजे की बात यह है कि जस्टिस फाइज ईसा ने इनको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए रिकमेंडेशन भेजी। तो इसका मतलब यह है
कि जस्टिस तारिक और जस्टिस फायज ईसा तो पहली जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ एक खत लिख चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इनके साथ ऑन बोर्ड होंगे। तो ये फैसला जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ आ जाएगा, यानी जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस तारिक और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ तो मरियम नवाज ने कैंपेन चलाई हुई है, उनको वो दामाद चीफ जस्टिस कहती हैं, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदियाल। तो जस्टिस बंदियाल साहब अकलियत में रह जाएंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ वो रेफरेंस जिसके मुतल्लिक चीफ जस्टिस साहब ये कहते थे कि पहले तो ये जुर्म है कि जजेस की ऑडियो की टैपिंग की जाए, पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए, फिर जाकर ये रेफरेंस समाज के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नजर आते हैं और उन्होंने ये प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने जो नुक्ता उठाया, ये जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की एक खुसूसी कमेटी में तलबी की गई थी, ये कहा गया था कि इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो उन्होंने पहले ये कहा कि पहले तो ये बताएं कि ये टैपिंग कौन करता है, फोन टैपिंग कौन करता है, किसके पास ये हालात हैं, पहले तो ये बताएं कि ये जुर्म कैसे किया गया। और उसके बाद उन्होंने उनकी तलबी का जो नोटिस था, नाम नहाद खुसूसी कमेटी, उसके अंदर वो तलबी का नोटिस भी मुअत्तल किया। लेकिन असल में तो ये है ना कि चीफ जस्टिस साहब की सास हैं, वो अगर किसी के साथ निजी गुफ्तगू कर रही हैं तो इसके ऊपर तो उल्टा ये जुर्म है कि उनकी फोन टैपिंग हो रही है। इसके ऊपर तो पहले ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और हुकूमत से जवाब तलब करना चाहिए था, आईबी के लोगों को भी बुलाना चाहिए था, हुकूमती एजेंसियों को बुलाना चाहिए था, राना सनाउल्लाह को बुलाना चाहिए था, या चलें बराह रास्त अगर आप वजीर को बुलाने की हिम्मत नहीं रखते तो सेक्रेटरी दाखिला को बुलाकर पूछ लेते कि ये फोन टैपिंग कौन कर रहा है घरेलू खवातीन की। लेकिन बजाय उसके अब चीफ जस्टिस साहब जिनकी वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ है, लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक ये बात करता हूं, तो उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से ये सारा खुल के मैं बोलता हूं, आप नाराज जो लोग हो रहे हैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, जितने मैं लोगों की बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में बैठा हूं, इस्लामाबाद में बैठा हूं, बड़े बड़े हसास दफातर 2-2, 3-3 किलोमीटर में मेरे अराउंड जो है हसास इदारों के दफातर हैं, तो खुल के ही बोलेंगे, खुल के बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोलेंगे, हकायक जैसे हैं वैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब अगर बर वक्त इलेक्शन का फैसला कर देते आइन के तहत पंजाब और केपी में, ना ये GHQ वाला वाकया होता, ना ये वाकया जो आपका लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हुआ जो बहुत नाखुशगवार वाकया था, जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने मजम्मत भी की, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल, और उसके लिए हम पूरे तरीके से उसमें ताउन भी करेंगे। लेकिन अब यहां पर तो एकतरफा फैसले सुनाए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह जिनके ऊपर 12 कत्ल का इल्जाम है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ हर सूरत में हम मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे, आप जो मर्जी कर लें। आप इमरान खान साहब के साथ जो 156 अरकान है कौमी असम्बली के, सेनेट के, तमाम इस वक्त जो इलेक्टेबल्स हैं नहीं हैं, उन तमाम को भी हटा लें और उसके बाद इलेक्शन करा लें। आप नताइज देखेंगे कि इमरान खान साहब 70 से 80% की अक्सरियत से दोबारा वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अब चूंकि इनको पता है कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में गए अकेले भी, अगर इमरान खान साहब को नायल भी कर दिया और पीटीआई एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन में चली गई, सिर्फ पीटीआई के टिकट दिए गए, यानी पीटीआई को कलदम ना किया गया, पीटीआई के नौजवानों को कोई इमरान खान साहब ने टिकट दे दिए, उनके सोशल मीडिया वर्कर्स को दे दिए, तो वो भी 2-2, 3-3, 2/3 अक्सरियत से जीत के आ जाएंगे। इसलिए प्लान ये है कि तहरीके इंसाफ को ये इलेक्शन ही लड़ने नहीं देना, इमरान खान साहब को भी नायल करना है और तहरीके इंसाफ को भी कलदम करना है। अच्छा राय साहब, ये बिलावल जरदारी साहब रहीम यार खान से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये क्या माजरा है, ये भी हमें बताएं। क्या इन्हें सूझी है कि वो यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? हाशमी साहब, इसके अंदर एक बड़ी खबर छुपी है। रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के अरबपति इलेक्टेबल्स, पंजाब में इनकी जो आप ये कह लें कि 0.1%, 0.2% सीट्स आती हैं, ये सारी इलेक्टेबल्स के जरिए आती हैं। अब प्लान ये बनाया गया है कि बिलावल जरदारी को यहाँ पे ये जो इलेक्टेबल्स का हल्का है यहाँ से इलेक्शन लड़ाएं, बिलावल जरदारी को यहाँ से जिताने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। पीटीआई को ये वैसे ही क्रश कर देंगे जो कि इनका प्लान है, यानी पीटीआई को कलदम करवा देंगे, पीटीआई का उम्मीदवार नहीं होगा। बिलावल जरदारी को यहाँ से जितवा कर ये कहा जाए कि देखें पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो रहा है, क्योंकि आम लोगों को तो नहीं पता कि ये जिस हल्के से बिलावल जरदारी को इलेक्शन लड़वाया जा रहा है ये तो हमेशा से इलेक्टेबल्स का हल्का है, और यहाँ से बिलावल जरदारी के बजाय जो इलेक्टेबल्स इससे पहले इलेक्ट होते रहे हैं
उनके किसी अननोन से शख्स को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो भी ये इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन यहां पर अब ये एक तरह से बिलावल जरदारी को अगला वज़ीर-ए-आज़म या अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर एक एक्सेप्टेबल फिगर बनाने के लिए कि देखें पंजाब में भी हमारी प्रेजेंस है, तो इस वजह से ये रहीम यार खान का इंतखाब किया गया। बहुत शुक्रिया सफीर जी, आज का हमारा दो टूक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।